तरक्की के वादों से शुरू हुआ, लेकिन नाइंसाफियों और आमिर के साए में खत्म हुआ। तो अयूब खान का दौर मुआशी तरक्की की चमक से भरा हुआ है, लेकिन ये चमक सिर्फ शराब है। अयूब खान ने तरक्की के नाम पर मुल्क का गला घोट दिया। अयूब खान की खाद्य पॉलिसी ने भी पाकिस्तान के दिल को जख्मी किया। वो आमिर की इमदाद पर इस कदर इंतजार करते थे कि पाकिस्तान की जारी दाव पर लग गई। फातिमा जनाह को इंडियन एजेंट कहकर तौहीन की गई। उनके किरदार पर करा गया। ये आमदन सिर्फ सियासी इदारों के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तानी अवाम के दिल के लिए भी जहर कत्ल थी। अयूब ने उस ख्वाब को एक रात में चूर कर दिया। जब 7 अक्टूबर 1958 की रात जनरल मोहम्मद अयूब खान ने रेडियो पर अपनी आवाज में ऐलान किया कि पाकिस्तान अब माशाअल्लाह के साए तले है, तो ये लम्हा सिर्फ एक सियासी बयान नहीं था, ये कौम की दिल पर छुरी का वार था। ये वो रात थी जब पाकिस्तानी अवाम के ख्वाब जो आज़ादी के बाद एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद से जुड़े थे, एक आमिर के जूतों तले रोन दिए गए। अयूब खान का दौरे हुकूमत जो 1958 से 1970 तक फैला हुआ है, एक ऐसी कहानी है जिसे कभी तरक्की का सुनहरी दौर कहा गया, लेकिन उसकी चमक के पीछे आंसुओं की दास्तानें, नाइंसाफियों के जख्म और एक कौम की तकसीम का अलमिया छुपा हुआ है। इस वीडियो में हम अयूब खान के दौर के उन पॉलिसियों और इक़दामात को समझने की कोशिश करेंगे जो पाकिस्तानी अवाम के दिल के टुकड़ों से लिखी गई, जिसने एक कौम को दो लख्त होने की तरफ धकेला और जिसके दर्द आज भी पाकिस्तानी मुआशरे के रग और रेशे में सांस ले रहे हैं। मेरा नाम है सत्तार किंग ईरानी। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अयूब खान जब इक़्तिदार में आए तो पाकिस्तान एक ऐसी नौखेज जमहूरत था जो अभी अपनी शनाख्त बनाने की जदोजहद कर रही थी। ये वो मुल्क था जिसे कायद मोहम्मद अली जनाह और उनके साथियों ने अपना खून पसीना देकर बनाया था, लेकिन अयूब ने उस ख्वाब को एक रात में चिकनाचूर कर दिया। उन्होंने सदर इस्कंदर मिर्जा को माजूल कर दिया और 1956 के आइन को कागज का टुकड़ा बनाकर फेंक दिया। सियासी जमायतों को जंजीरों में जकड़ दिया। वो कहते थे कि मुल्क बदअवामी और अफरा तफरी का शिकार है, उसे एक मजबूत हाथ की जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती से ये मजबूत हाथ एक जालिम हाथ था जो पाकिस्तानी अवाम के गले पर तलवार की तरह लटकता रहा। इयान टालबूट अपने किताब हिस्ट्री में लिखते हैं कि अयूब खान ने तरक्की के नाम पर जमहूरियत का गला घोंट दिया। उनका 1962 का आइन जो एक सदारती निजाम पर मुबनी था, उसने सूबों की खुदमुख्तारी को कुचला और अयूब की ताकत को अब्दी बनाने का हथियार साबित हुआ। अयूब खान की बेसिक डेमोक्रेसी का निजाम, जिसे 80,000 नामजद नुमाइंदों को वोट का हक दिया गया था, वो भी पाकिस्तानी अवाम के मुंह पर तमाचा था। ये निजाम अवाम की आवाज को दबाने और अयूब खान के तख्त को मजबूत करने का एक सालमाना खेल था। दोस्तों, उस जुल्म के खिलाफ सियासी कारकुन चीख उठे, तलबा सड़कों पर निकल आए और आम पाकिस्तानियों के दिल गम से भर गए, लेकिन उनकी आवाजों को बंदूकों, लाठियों और जेलों की तालों से खामोश कर दिया गया। दोस्तों, ये आमदन सिर्फ सियासी इदारों के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तानी अवाम के दिल के लिए भी जहर कातिल थी। लोगों ने अपनी आवाज खो दी, अपना एतमाद खो दिया और अपने ख्वाबों को बिखरते हुए देखा। ये दर्द, ये गुस्सा 1968 और 59 की तहरीकों की शक्ल में फट पड़ा, जब पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर निकलकर अयूब खान के तख्त को ललकारा। ये तहरीकें अयूब की जवाल का सबब बनी आखिरकार, लेकिन उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के दिल को जख्मों से छलनी कर दिया था। दोस्तों, अयूब के दौर का एक और गहरा जख्म 1965 की पाक भारत जंग थी। दोस्तों, ऑपरेशन जिब्राल्टर जो कश्मीर में दरअंदाजी का एक ख्वाब था, एक ऐसी तबाही बन गया जिसने पाकिस्तानी फौज और अवाम के दिल को तोड़ दिया। अयूब और उनके मुशीरों ने सोचा था कि वो भारत को घुटनों पर लेके आएंगे, लेकिन ये ख्वाब खून और आंसुओं में डूब गया। पाकिस्तानी फौज के असले खत्म हो गए। उस वार की वजह से त्यारे गिर गए और अमेरिकी इमदाद जो अयूब का सहारा थी, जंग के वसत में रोक दी गई। फारूक बाजवा अपनी किताब में लिखते हैं कि अयूब की नाकस हुकूमत अमली ने
पाकिस्तान को तबाह कर दिया। जंग का अख्ताम 1966 की ताशकंद मुआहदे के साथ हुआ, लेकिन ये मुआहदा पाकिस्तानी अवाम के लिए एक छुरी की तरह था दोस्तों। लोगों ने उसे शिकस्त समझा, अपने रहनुमाओं पर उनका इत्मीनान उठ गया। पाकिस्तानी सड़कों पर गम और गुस्से की लहरें दौड़ गई। एक आम पाकिस्तानी जो अपने रहनुमाओं पर जान छिड़कता था, उनसे मायूस हो गया। एसएम बुर्क अपने मकाले में लिखते हैं कि ताशकंद मुआहदा पाकिस्तान के लिए एक सियासी खुदकुशी था। ये मायूसी सड़कों पर एहतजाज की शक्ल में फट पड़ी, जो बाद में अयूब खान के इक़्तिदार को जड़ से उखाड़ फेंकने का बाइस बनी दोस्तों। तो अयूब खान का दौर मुआशी तरक्की की चमक से भरा हुआ है, लेकिन ये चमक सिर्फ शराब है। हाँ, ये भी दुरुस्त है कि उनके दौर में तरबेला और मंगला डैम जैसे मंसूबों ने सनअती तरक्की की राह हमवार की। ज़राई असलाहत से पैदावार भी बढ़ी उसके दौर में, लेकिन उस तरक्की का फल सिर्फ चंद लोगों के हाथों तक महदूद रहा। मशरकी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का आधा दिल था, वो और आम पाकिस्तानी उस तरक्की से मुकम्मल तौर पर महरूम रहे। मारूफ माहिर मुआशियात महबूबुल हक अपने मकाले में लिखते हैं कि मशरकी पाकिस्तान के वसाइल को मगरबी पाकिस्तान की तरक्की के लिए लूटा गया। ये नाइंसाफी बंगालियों के दिल में जहर घोलती चली गई। उन्होंने खुद को इस्तेहसाल का शिकार समझा, अपनी शनाख्त को खोता हुआ देखा। उनके वसाइल छीन लिए गए, उनकी आवाज़ दबा दी गई और उनकी सकाफत को हकीर समझा गया। अयूब खान के दौर में और 22 खानदानों की इस्तिलाह इसी दौर से जन्म लेती है, यानी अयूब खान के दौर से, जो उस बात की गवाही है कि कौमी दौलत चंद हाथों में सिमट गई। अयूब की मुआशी पॉलिसियों ने एक ऐसी मौशत बनाई जो आम पाकिस्तानियों के लिए एक अजनबी दुनिया थी। अयूब के बेटे गौहर अयूब और उनके खानदान पर करप्शन के इल्जामात लगे, जो आवाम के जख्मों पर नमक की तरह थे। इशरत हुसैन अपने मकाले गवर्नेंस इन पाकिस्तान में लिखते हैं कि अयूब खान के दौर में करप्शन ने तरक्की के ख्वाब को छीन लिया। गरीब पाकिस्तानी जो दिन रात मेहनत करते थे, उस तरक्की से महरूम रहे। उनके लिए यह तरक्की एक धोखा थी, एक ऐसी चमक जो उनके हाथ नहीं आती। एक आम पाकिस्तानी किसान जो अपने जमीन पर पसीना बहाता था, उस तरक्की को देखकर अपने दिल से पूछता था कि उसका हिस्सा कहाँ है। उसका दर्द, उसकी मायूसी, उसकी चीख अयूब खान के दौर के मुआशी पॉलिसियों का नतीजा थी। मशरकी पाकिस्तान के साथ नाइंसाफियां अयूब के दौर का एक सबसे गहरा जख्म है। उनकी मरकज़ियत पसंद पॉलिसियों ने बंगालियों को सियासी और मुआशी तौर पर महरूम कर दिया। उनकी ज़बान को दबाया गया, उनकी सकाफत को हकीर समझा गया और उनके वसाइल को मगरबी पाकिस्तान के लिए छीन लिया गया। शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात उसी दर्द का नतीजा थे। बंगालियों के दिल की चीख थी। राव फरमान अपनी किताब हाउ पाकिस्तान गॉट डिवाइडेड में लिखते हैं कि अयूब खान ने मशरकी पाकिस्तान को एक कॉलोनी की तरह समझा, जिसके वसाइल मगरबी पाकिस्तान के लिए लूट लिए गए। आयशा जलाल लिखती हैं कि अयूब की आमरत और मशरकी पाकिस्तान के साथ जुल्म 1971 की तबाही की जड़ था। बंगालियों ने खुद को पाकिस्तानियों से अलग थलग पाया। उनका गुस्सा, उनकी मायूसी, उनका दर्द अयूब के दौर में ही परवान चढ़ा। एक बंगाली माँ जो अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखती थी, अपने वतन से धोखा खा गई। एक बंगाली तालिब इल्म जो अपने ज़बान और सकाफत पर फख्र करता था, अपने शनाख्त को खोता देखकर रो पड़ा। ये दर्द 1971 में उस वक्त फट पड़ा जब मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। ये नुकसान सिर्फ जमीन का नहीं था दोस्तों, ये एक कौम की दिल का टूटना था। एक ऐसी कौम जो कभी ख्वाब के लिए मुतहद हुई थी। 1965 की सदारती इंतखाबात अयूब के दौर का एक और स्याह बाब है। उन्होंने मादरे मिल्लत फातिमा जनाह, जो पाकिस्तानी अवाम के दिलों की धड़कन थी, उसके खिलाफ धांधली की। फातिमा जनाह को इंडियन एजेंट कहकर उनकी तौहीन की गई, उनके किरदार पर कीचड़ उछाला गया और उसे धांधली के जरिए हराया गया। ये धांधली पाकिस्तानी अवाम के लिए एक गहरा सदमा थी। लोगों ने अपने महबूब रहनुमा को धोखे का शिकार देखा और उनका दिल टूट गया।
ایک عام پاکستان جو فاطمہ جناح کو اپنے ماں کی طرح مانتا تھا، اس دھاندلی کو دیکھ کر چیخ اٹھا۔ یہ غصہ 1968 اور 59 کی تحریکوں کی شکل میں پھٹ پڑا، جب ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان نے ایوب کے ظلم کے خلاف عوام کو سڑکوں پر لے آئے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایوب کی ناکامی عوام کی صبر کے خاتمے کی کہانی ہے۔ یہ تحریک ایوب کے اقتدار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا باعث بنی، لیکن بدقسمتی سے اس سے پہلے انہوں نے پاکستان کو ایک گہرے سیاسی بحران میں دھکیل دیا تھا۔ ایوب خان کی خارجہ پالیسی نے بھی پاکستان کے دل کو زخمی کیا۔ وہ امریکی امداد پر اس قدر انحصار کرتے تھے کہ پاکستان کی خود مختاری داؤ پر لگ گئی۔ سرد جنگ کے دور میں پاکستان نے امریکی فوجی اڈوں کی اجازت دی، لیکن 1965 کی جنگ میں جب امریکہ نے اسلحہ روک دیا تو پاکستانی فوج بے سہارا رہ گئی۔ ایسے برق اپنی کتاب پاکستان فارن پالیسی میں لکھتے ہیں کہ ایوب کی فارن پالیسی نے پاکستان کو ایک ایسی راہ پر ڈالا جہاں وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا تھا۔ یہ انحصار پاکستان کے عالمی ساکھ کے لیے زہر تھا۔ انہوں نے بہت زیادہ نقصانات دیے پاکستان کو۔ ایوب خان کی خارجہ پالیسی نے پاکستان کو کمزور کر دیا، اسے ایک ایسی پوزیشن میں لا کھڑا کیا جہاں وہ اپنے فوجی اور سیاسی حکمت عملی کے لیے دوسروں پر انحصار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اور ایوب کے دور نے پاکستانی معاشرے کے سماجی ڈھانچے پر بھی گہرے زخم چھوڑے ہیں۔ ان کے پالیسیوں نے طبقاتی تفاوت کو بڑھاوا دیا اور مشرقی پاکستان کے ساتھ ناانصافی نے قومی یکجہتی کو بھی نقصان پہنچایا۔ انہوں نے مذہبی گروہوں کو سیاسی طور پر متحرک کیا تاکہ وہ ان کی حمایت کریں، لیکن اس سے مذہبی شدت پسندی کو ہوا ملی۔ کہ عزیز اپنے کتاب دی مرڈر آف ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ ایوب کے دور میں تاریخی حقائق کو مسخ کیا گیا تاکہ ان کی حکومت کو جائز قرار دیا جا سکے۔ تعلیمی نصاب کو ان کے سیاسی ایجنڈا کے مطابق ڈھالا گیا، جس سے طلباء کی تاریخی سمجھ چھین لی گئی۔ یہ انٹلیکچوئل ظلم تھا لوگوں کے ساتھ، بلکہ پاکستانی عوام کے ساتھ۔ اسے پاکستانی طالب علم جو اپنے وطن کی تاریخ کو سمجھنا چاہتے تھے، جھوٹ کے دلدل میں پھنس گئے۔ مارچ 1969 میں جب ایوب نے جنرل یحییٰ خان کے حق میں استعفیٰ دیا تو پاکستان ایک گہرے بحران میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان کے دور کے نقصانات، جمہوریت کا خاتمہ، مشرقی پاکستان کی محرومی، معاشی ناہمواری اور سیاسی دھاندلی نے پاکستان کو کمزور کر دیا تھا۔ خالد بن سعید اپنی کتاب پاکستان دی فارمیٹو فیز میں لکھتے ہیں کہ ایوب کا دور ترقی کے وعدوں سے شروع ہوا لیکن ناانصافیوں اور آمریت کے سائے میں ختم ہوا۔ ان کے فیصلوں نے 1971 کی تباہی کی راہ ہموار کی جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ نقصان صرف زمین کا نہیں تھا، یہ ایک قوم کے دل کا ٹوٹنا تھا، ایک ایسی قوم جو کبھی ایک خواب کے لیے متحد ہوئی تھی۔ یہ سارے نقصانات ہمیں بتاتے ہیں کہ ایوب خان نے کیسے پاکستانی قوم کو کچل دیا تھا۔ پاکستانی جمہوریت، پاکستانی انصاف اور مشرقی پاکستان کا جو یہ سانحہ ہوا تھا، اس میں بھی ایوب خان کا اتحاد تھا۔ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔